सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1ली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। तब कहा जाता था कि ये मेंढर है, बीजी से नीचे कोई आ नहीं सकता इलेक्शन लड़ने के लिए, यहाँ जात की जंग चलती है, यहाँ जात के बिना कोई बात नहीं चलती है। आज नौजवानों ने ऐसा थप्पड़ मारा है उन लोगों के मुंह पर कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और मेरा दिल कहता है कि ये जो आने वाला वक्त है ये दिन ब दिन बदलता जाएगा। और जितनी यंग लीडरशिप है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिना जात बरादरी की बात करने वाले लोग हैं, मेरा दिल ये कहता है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे कि जो सिर्फ डेवलपमेंट और किरदार के पीछे बात करने वाला होगा उसको आगे लाएंगे। कमिंग जो असेंबली इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह, उसके अंदर हम अपनी हक की इसी आवाज़ को लेकर फिर लोगों के पास मौजूद होंगे। लोगों की आवाज़ को मेंढर से लेकर गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक हक मुद्दों की बात रही, जब तक नौजवान उसके अंदर रोल अदा नहीं करेगा, नौजवान इन लोगों का शिकार बनता रहेगा। चाहे वो मेरी जात के ऊपर सवाल उठाए, चाहे वो मेरी किसी पार्टी के नाम पे उठाए, चाहे मेरी किसी फैमिली की किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाए कि मेंढर के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो किसने की है? नाइंसाफ़ी का रिस्पॉन्सिबल वही है जिसको हम लोगों ने कहा था ये हमारा रक्षक है, वो बन गया बख्शक। रक्षक जब बख्शक बन गया तो उसने हमें डेवलपमेंट के नाम को ख़त्म कर दिया है। कि ये जो अभी इलेक्शंस डीडीसी हुए हैं रिसेंटली, तो इसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने पलटा बदल दिया और लोगों ने इनको हर चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी दिखा दिया। जो 50 साल से इन्होंने बीज बोया था जात बरादरी का, कभी जब मैं 2018 में आया था, आज भी कुछ लोग ये कहना चाह रहे होंगे, मैं उनको एक जवाब देना चाह रहा हूँ। जब 2018 में मैंने आके इस तबका की जात की जंग को ख़त्म करने की बात की थी और मैंने सबको कहा था कि जात की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकले, तो तब मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, मैंने हमेशा हक की आवाज़ उठाई है, मैंने हमेशा जात बरादरी को ख़त्म करने की आवाज़ उठाई है। अगर इससे कोई भी बंदा मुझे किसी भी पार्टी, किसी भी जात, किसी भी एरिया से जोड़े तो ये उसकी बदबख्ती है। उसको समझ में ये नहीं आ रहा कि डॉक्टर हक की बात कर, छोटी जात का कभी बड़ी जात का के जात के साथ जोड़ना, किसी को किसी पार्टी के साथ जोड़ना, ये उन्हीं काले लोगों की बात है जिनके दिल काले हैं और अल्लाह ने उन कालों के दिल पे मोहर लगा दी है। वो हमेशा दूसरों को बोलते हैं हक हक होता है और सच सच होता है। हक भी सामने आता है, किरदार भी सामने आता है। मुझे लगता है कि ये जो काले चेहरे वाले काले लोग थे ये बेनिकाब हो चुके हैं लोगों के सामने। इनका नकाब उतार दिया है लोगों ने। इनके दिल में कुछ, जुबान में कुछ और दिमाग में कुछ था। खुदा की कसम लोगों ने इनको सबके सामने ला के रखा है कि तुम कमरे के अंदर अलग बात करने वाले लोग हो, स्टेज के ऊपर अलग बात करने वाले लोगों को बोलते रहते हैं। हक और बातिल इकट्ठे नहीं चल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। सो दोस्तों, जिस तरीके से हमारी कोशिश है कि किसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाया जाए और हर समय जो है हम, चाहे वो कोई पॉलिटिकली नेता हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई जिसने कोई अच्छा काम किया हो, हम उन लोगों को आप तक लाते हैं। मेरे दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे, ये किसी पहचान के जो है वो मोहताज नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक साहब, जो फॉर्मर वीसी साईनाथ यूनिवर्सिटी के हैं और साथ में BADP के चेयरमैन भी हैं। और आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से अपने इलाके का सूरत हाल है और मेंढर की जो इस समय स्थिति बनी हुई है किस तरीके से वो देखते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के इशू हैं। इन सब पर आज हम इनके साथ जो है खास चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है मेंढर न्यूज़ डायरी पे आपका। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा अपने इलाके को लेके, डेवलपमेंट को लेके। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो पिछले 70 साल से आज मेंढर का नक्शा जो है वो बद से बदतर हो गया। चाहे वो टोन की बात की जाए, टोन को एक हार्ट माना जाता है, एक दिल होता है। टोन की कंडीशन ख़राब है, रिमोट एरिया हैं, काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं, बॉर्डर है, काफ़ी स्थिति है। तो सर कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका जो ये न्यूज़ डायरी है, मेंढर न्यूज़ डायरी, इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया
कि लोकल लेवल पे जो चीज़ें बाकी चैनल्स नहीं उठा पा रहे थे, या लोकल लोगों की आवाज़ या लोकल मुद्दों को जो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे बाकी लोग, वो आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। जहां तक रही मेंढर की बात, तो कपूर साहब, अगर आप पूरे मेंढर को देखेंगे तो बीजी से लेकर बलनोई तक और कालाबंद से लेकर सलानी तक और गुरसाई से लेकर हरनी तक जितनी रोड्स हैं उसको देख लें आप, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, चाहे वो हमारा कोई पीएचसी हो, चाहे हमारा तहसील का हॉस्पिटल हो। स्कूल्स जितने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको आपके सामने है, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे उसका प्लेग्राउंड हो, चाहे हमारे हॉस्टल्स हों, चाहे हमारा बस स्टैंड हो, चाहे हमारा म्यूनसिपैलिटी का इशू हो, जितने इश्यूज़ हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, चाहे हमारा, मैं कई बार आपके भी न्यूज़ चैनल पे देखता रहा, चाहे हमारा लिफ्ट स्कीम्स जो पीएचई की मेंढर में चल रही हैं उनका मुद्दा हो, या कि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जितने सेक्टर्स हैं, बॉर्डर का पूरा एरिया आप देख लें, हर तरफ से मुझे लगता है कि हाहाकार ही सुनाई देता है। मैं नेशनल चैनल्स पे और पर्टिकुलर्स बहुत सारे पेपर्स में पढ़ता रहता हूँ कि आज वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, आज वहाँ रोड की प्रॉब्लम है, आज वहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, आज वहाँ पीएचसी की प्रॉब्लम है, आज वहाँ हॉस्पिटल के अंदर में इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, आज हमारे वहाँ पास लैब नहीं है, अब हमारे वहाँ टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, आज स्कूल के पास प्लेग्राउंड नहीं है, आज मेंढर के अंदर जो है कोई बड़े वाला शमशान घाट नहीं है, कोई बड़ा कब्रिस्तान नहीं है, कोई ईदगाह की जगह मौजूद नहीं है, कोई आप देखेंगे तो प्लेग्राउंड इंडोर और आउटडोर मौजूद नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो लोग कहते हैं कि मेंढर को हमने डेवलप कर दिया है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है बहुत जगह कहते हुए कि हमने मेंढर को जाल बिछा दिया है रोड्स का। मैं ये कहता हूँ कि जाल क्या उन्होंने इसलिए बिछाया था कि क्या उसको 3-3 बार जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग स्कीम्स में पैसे निकाले जाएं? क्या वो जाल इसलिए बचा? आप देखें बॉर्डर एरिया में ख़ास कर देखेंगे, या बॉर्डर के बिना भी आप देखेंगे, गुरसाई के अंदर रोड्स की हालत देख लें, भाटादुड़िया के अंदर देख लें, भाटादुड़िया से संग्योट चंडियाल वाली रोड को देख लें, आप सखी मैदान से जो कालाबन वाली रोड को देख लें, आप मेंढर से हरनी वाली रोड को देख लें, आप मनकोट से बीजी वाली रोड को देख लें, और बदकिस्मती आप डाक बंगला से गोलद वाली जो रोड है जो कनेक्ट करती है ऊपर संदोट में, उसको देख लें। कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कौन सी रोड डेवलप है? कौन सी रोड इस लायक है? इन्होंने, मुझे लगता है कि इनके मशीनें लगा रखी हैं ये रोड्स जो हैं वो हर साल टेंडर करके पैसे निकालने के लिए, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि एक ठेकेदार जो रोड को बनाता है उसको 3 साल तक उसको रिपेयर करके देना है। कहाँ रिपेयर हुई हैं? आपको दिख नहीं रहा है? आपको दिख नहीं रहा है कि बीजी से लेकर मेंढर तक आदमी के जाने की क्या हालात हो रही हैं? संगाला से लेकर जब बीजी वाली रोड पे आ रहे हैं आप, उसकी क्या हालात हैं? तो रोड के नाम पे हम ज़ीरो हैं। कोई किसी को नाराज़गी होती है तो होने दें। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूं कि जो हमारी रोड्स हैं वो चलने लायक नहीं हैं, और ये रोडें, इनके घरों की एटीएम मशीन्स बनी हुई थी इससे पहले, और एटीएम मशीन्स में इन्होंने हर बार आके अपना कार्ड डाला हर साल और पैसे निकाले। एक चीज़। दूसरी चीज़, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, मेंढर के अंदर में कम से कम 90 के करीब हमारी लिफ्ट स्कीम्स हैं पानी की, जो आप देखें सलानी में, कसबलाड़ी में, बलनोई में, छजला में, डराना में, बालाकोट में, गुरसाई, पूरे गुरसाई की चारों पंचायतों में, भाटादुड़िया में, संग्योट चंडियाल में, और कालाबन में, सलवा में और छतराल में जितनी लिफ्ट स्कीम्स हैं, मैं लिख के देता हूं कि उसमें से 40 लिफ्ट स्कीम्स ऐसी हैं जो इस वक्त फंक्शनल नहीं है। उनके पंप्स डिफंक्ट है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह रहा हूं कि डिफंक्ट है।
वहाँ पे आज तक जैसे पंप्स हैं चेंज नहीं किए गए। जो लिफ्ट स्कीम बंद है 4 महीने से तो बंद ही है। अगर उसका ट्रांसफार्मर खराब है तो खराब ही है, ना उसकी कोई एंट्री है, ना उसका कोई रिकॉर्ड है, ना उसका कुछ पता है। जितनी पाइपलाइंस बिछाई गई हैं आज तक वो नाम्स के अकॉर्डिंग बिछाई नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि वो पाइपलाइंस जो बिछी हैं और जो रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने पास रखे हैं वो हर साल पैसे निकालने के लिए, क्योंकि हर साल वो लाइन टूटती है, हर साल वो ट्रांसफार्मर इनका जलता है, हर साल। क्यों? क्योंकि पैसे निकालने। जैसे रोड्स के पैसे टेंडर से आ रहे हैं, इनके भी वैसे ही आ रहे हैं। इसी तरह जब आप हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो जो हेल्थ सेक्टर का स्टाफ है वो बेचारा अपनी तरफ से इस कोविड में आपने देखा होगा कि काम तो कर रहा है, उन्होंने दिन रात बेचारे उन्हें लगाया और काम किया, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो नई बिल्डिंग बनी है हॉस्पिटल की, अभी तक मुझे लगता है वो कंप्लीट ही नहीं हुई है। जितनी लैब्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है, जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं। मुझे आप ये बताएं कि मेंढर के अंदर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये दिखा सकते हैं कि 50 साल में हमने नक्शा बदला है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वहाँ के नौजवानों को जिन्होंने हमेशा अच्छी सोच रखी, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे इससे पहले नहीं आए। लेकिन अब हालात मुझे लग रहा है कि चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर का मसला हो, चाहे पीएचई का मसला हो, चाहे पानी बिजली कोई भी हो, मुझे लगता है कि नौजवान इस आवाज़ को बुलंद करेगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपके साथ रहेगा। जिस तरीके से ये सारी डेवलपमेंट को लेके आपने जो है बिल्कुल विस्तार से जो है एक एक चीज़ बताई है, वाकई में, क्योंकि हमने भी बहुत जगह विजिट किया है, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ग्राउंड पर 100% हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये नहीं है। लेकिन सर मेरे को ये चीज़ बताएं कि पिछले 70 साल के अंदर जिन लोगों को हमने अपना सरगना बनाया, जिन लोगों को इसलिए हमने चुना था कि वो लोग आवाम की खिदमत करें, हमारे ये जो जेन्युइन इशू हैं इन पे काम करें, आप इन सब का जिम्मेदार किसे थे? क्या कारण रहा है? मैं एक सवाल का जवाब आपसे ही आपके सामने आवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ। आप आवाम से भी बाद में भी पूछ सकते हैं, आप खुद भी वहाँ के लोकल हैं तो आप खुद भी जानते हैं क्या डेवलपमेंट क्या होती है। अच्छी रोड, अच्छा पानी, अच्छा स्कूल, अच्छा हेल्थ का सेक्टर। आपको लगता है कि अच्छी रोड आपके हमारे पास मौजूद है? अगर हमारे पास अच्छी रोड है, अच्छा हॉस्पिटल है, ईदगाह की जगह है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्या बोलते हैं ग्राउंड है, हमारे पास जो है पानी का अच्छा अरेंजमेंट है, हमारे पास अगर पंप्स जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं, आप देखें पूरे मेंढर के अंदर कितने करोड़ों रुपए लगाए इन्होंने पंप्स के ऊपर। अगर लिफ्ट स्कीमें हमारी अच्छी चल रही हैं तो फिर डेवलपमेंट, अच्छे स्कूल्स हैं तो डेवलपमेंट है, अगर अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो डेवलपमेंट है, अगर अच्छा डिग्री कॉलेज है तो डेवलपमेंट है। अगर आपका मन और ये आवाम जो जिनके सामने मैं ये रख रहा हूँ, अगर ईमानन आवाम ये कहे कि अच्छी रोड्स हैं हमारे पास, तो फिर इन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की। और अगर अच्छी रोड्स नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, बिजली का निज़ाम ठीक नहीं है, मैं आए दिन देखता रहता हूँ, आप लोग ही कभी पानी की खबर चलाते हैं, कभी किसी टैंक की खबर चलाते हैं, कभी किसी स्कूल की बिल्डिंग की खबर चलाते हैं, कभी किसी को मकान नहीं मिला है उसकी खबर चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेंढर के साथ नाइंसाफ़ी की है। तो किसने की है नाइंसाफ़ी? का रिस्पॉन्सिबल वही है जिसको हम लोगों ने कहा था ये हमारा रक्षक है, वो बन गया बख्शक। रक्षक जब बख्शक बन गया तो उसने हमें डेवलपमेंट के नाम को ख़त्म कर दिया। डेवलपमेंट सिर्फ नाम का मुद्दा रहा, उसने हमारे ईमान का भी सौदा कर दिया और उसने हमारी डेवलपमेंट का भी सौदा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरी चीज़ हमारी आ गई कि उन्होंने हमें तबकों में बांट दिया। जब उन्होंने तबकों में बांटा तो किसी को लिफ्ट स्कीम याद नहीं आई, जब तबकों में बांटा तो किसी को अच्छे स्कूल की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। मेंढर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं। मैं मिडिल स्कूल बरीला की बात करूं, मैं मिडिल स्कूल सलवा की बात करूं, मैं मिडिल स्कूल जो है गानी की बात करूं, तो आप जाके देखें कि उन स्कूल्स को, कुछ स्कूल्स को मिडिल से हाई किया गया है, लेकिन खुदा की कसम 2-2 कमरे हैं उनके पास, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है,
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ अपनी जाती लोगों को मफाद देने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ये एक मैसेज दिया है कि हमारा कोई आदमी पावर में है तो बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना उसको। ऐसे स्कूल से क्या वो आने वाली अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहा है, या जितने स्कूल्स हैं क्या उसके अंदर हमारे टीचर्स मौजूद हैं, क्या टीचर्स की जितनी पोस्टें क्रिएट हुई हैं वो सारे वहाँ काम कर रहे हैं? कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? खुदा की कसम, लोगों को सिर्फ जात के नाम पे बांटकर लोगों के ईमान का सौदा किया, लोगों की डेवलपमेंट का सौदा किया। लेकिन मुझे ये महसूस होता है और ये मेरा दिल कहता है और मन से ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब इंतहा हो जाती है किसी चीज़ की तो वो इंतहा फिर ख़त्म होती है। जब खुदा जुल्म देखता है, जब ये लोग हम खुद जालिम बन जाते हैं तो हमारे ऊपर जालिम आ जाते हैं, और जब उस जुल्म के बाद फिर खुदा एक बार फिर मौका देता है कि इस जुल्म से बाहर हटो। मुझे लगता है कि ये जो अभी इलेक्शंस डीडीसी हुए हैं रिसेंटली, तो इसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने पलटा बदल दिया और लोगों ने इनको हर चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी दिखा दिया। जो 50 साल से इन्होंने बीज बोया था जात बरादरी का, कभी छोटी जात का, कभी बड़ी जात का, कभी गुज्जर का, कभी पहाड़ी का, खुदा की कसम मेरा ईमान ये कहता है कि जब मैं 2018 में आया था तो मैंने ये कहा था कि सबसे बड़ी जंग जो है अगर रजौरी पुंछ के अंदर तो वो जात बरादरी की है। नौजवानों ने वो कर दिखाया जो 50 साल के बुजुर्गों ने नहीं किया था। मैंने बुजुर्गों से भी हमेशा रिक्वेस्ट की है कि आप इन नौजवानों को उस राह पर चलने दो जिसके लिए नौजवान अब बना है। जिस नौजवान ने, यही बुजुर्ग है आने वाला, इसी नौजवान ने इस हिंदुस्तान को भी चलाना है, इस मुल्क को भी चलाना है, इस स्टेट को भी चलाना है और इस मेंढर को भी चलाना है। तो पोटेंशियल ज़रूर है हमारे नौजवानों के पास, सिर्फ ये सारी चीज़ें आज अवाम के सामने आ चुकी हैं। डेवलपमेंट के नारे पहले बोलते थे संगयोट में जो है फलां बरादरी खतरे में है, दूसरा बोलता था मनकोट में दूसरी खतरे में है। आज इस सोशल मीडिया के ज़माने ने यह बता दिया कि ना संगयोट में कुछ बना है, ना मनकोट में कुछ बना है, ना बलनोई में कुछ बना है, ना छजला में कुछ बना है। ये झूठे दावे करने वाले लोग जो 40 साल से ये दावे कर रहे थे कि कालाबन डेवलप हो गया, मुझे लगा नहीं जाए कालाबन की रोड पे और पूछे कालाबन पठानाती, छुंगा, चरून और सलवा के लोगों से कि उनकी रोडों का क्या हाल है। जाए पूछे बलनोई के लोगों का और सलानी के लोगों का पानी के हिसाब से या रोड के हिसाब से क्या हाल है। जाए पूछे संगयोट चंडियाल और जाए बॉर्डर के एरिया में भरुत्ती धराटी और संदोड और बालाकोट और गोलद के एरिया से और डबसी डेरी, इन लोगों से जाके पूछिए। जाइए गुरसाई के लोगों से पूछिए, जाइए नक्का मचियाड़ी के लोगों से पूछिए, जाइए भटातुड़िया के लोगों से पूछिए, सामने दिख नहीं रहा है। आज तक सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दों पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे और बेवकूफ़ दुनिया बनती रही। अब दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब हक पे चल देंगे। जो लोग अपने एरिया की डेवलपमेंट चाहते हैं, जो लोग अपने बच्चों की डेवलपमेंट चाहते हैं, जो लोग इस मेंढर को फलता फूलता देखना चाहते हैं, ज़िंदगी का पता नहीं है, उन लोगों की आंखें, जहन खुल चुका है। और मुझे लगता है कि अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से आने वाले वक्त में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जहां हक की आवाज़ बुलंद की जाएगी और उस प्लेटफॉर्म का नाम सिर्फ और सिर्फ हक की आवाज़ बुलंद करने वाला होगा। वो प्लेटफॉर्म ना किसी ज़ात का होगा, ना किसी पार्टी का होगा, ना किसी बरादरी का होगा, ना किसी एक तबके का होगा। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त और चेंजिंग लाएगा। सर, पहले और आज डीडीसी इलेक्शन के बाद क्या अंतर, आप क्या समझते हैं, मतलब कि कितना फ़र्क हुआ? देखिए, ये आवाम भी जानती है कि नौजवानों ने पासे को पलटा मार दिया। क्योंकि सर हमने देखा है कि मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, जो क्लियर पिक्चर है जो पूरी मेंढर की आवाम ने इस बार दिखाई है कि दिग्गज जो बड़े-बड़े, मैं इसका जवाब आपको ये देना चाह रहा हूँ। 2018 से आप जो बोल रहे हैं, जो इससे पहले इलेक्शंस हुए उसमें और इसमें चेंजिंग्स क्या आई है कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है और ख़ासकर जो नौजवान तबका है, अल्लाह ने उसके अंदर ईमान की दौलत को रखा है।
अल्लाह ने उनको एक राह दिखाया है और नौजवानों ने ईमानदारी से बिना ज़ात बरादरी के एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि हमने जो लोग आज तक तबके में, ज़ात में, बरादरी में, एरिए में, मज़हब में हमें बांटते रहे, इस बार हमारा मज़हब एक ही होगा, डेवलपमेंट। इस बार एक ही होगा, नौजवान। इस बार एक ही प्लेटफॉर्म होगा, एजुकेशन। तो लोगों ने जो पहले तबके की जंग थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और जब मैं 2018 में आया था, आज भी कुछ लोग ये कहना चाह रहे होंगे, मैं उनको एक जवाब देना चाह रहा हूँ। जब 2018 में मैंने आके इस तबका की ज़ात की जंग को ख़त्म करने की बात की थी और मैंने सबको कहा था कि ज़ात की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकले, तो तब मेरा मजाक उड़ाया जाता था। तब कहा जाता था कि ये मेंढर है, बीजी से नीचे कोई आ नहीं सकता इलेक्शन लड़ने के लिए, यहाँ ज़ात की जंग चलती है, यहाँ ज़ात के बिना कोई बात नहीं चलती है। आज नौजवानों ने ऐसा थप्पड़ मारा है उन लोगों के मुंह पर कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और मेरा दिल कहता है कि ये जो आने वाला वक्त है ये दिन ब दिन बदलता जाएगा और जितनी यंग लीडरशिप है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिना ज़ात बरादरी की बात करने वाले लोग हैं, मेरा दिल ये कहता है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे कि जो सिर्फ डेवलपमेंट और किरदार के पीछे बात करने वाला होगा, उसको आगे लाएंगे। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी फैसला आप करें, जो करैक्टर के हिसाब से, जो काम करने के हिसाब से आपको ठीक महसूस हो, ठीक आपकी आवाज़ बुलंद करे, आप उस किरदार को वोट करें। क्यों? क्योंकि वोट जो है एक ऐसी चीज़ है जो अमानत है आपके पास अल्लाह की तरफ से। अगर आपने जालिम को मजबूत जालिम बनाया तो कल आने वाले वक्त में आप भी उस जुल्म के बराबर के हकदार बनेंगे। और अगर आपने जालिम को हराने के लिए, जालिम के खिलाफ जंग में आप खड़े हुए, तो मेरा ईमान ये कह रहा है कि इस दुनिया के ऊपर भी और आखिरत के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं उसका हिस्सा मिलेगा। अगर डेवलपमेंट होगी तो डेवलपमेंट में हिस्सा मिलेगा, और कल ईमान की बात होगी, जब द डे ऑफ जजमेंट होगा, उस दिन आपका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। सर, आपने ये वोटिंग को लेके बात की, तो एक सवाल जो अहम, और काफ़ी सारे हमने सुना कि एक अब र्यूमर मान के चलें या कुछ लोगों की अपनी सोच है कि काफ़ी लोगों ने कहा जी डॉक्टर शहजाद मलिक बीजेपी का बंदा है, डॉक्टर शहजाद मलिक पीडीपी का बंदा है, कोई किसी पार्टी, कोई किसी पार्टी। सर, कितने हद तक सही है इस चीज़ को, क्या हम क्या माने? क्योंकि काफ़ी, देखिए, मैंने आज तक तो कभी इन चीज़ों पे बोला नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, मैंने हमेशा हक की आवाज़ उठाई है, मैंने हमेशा ज़ात बरादरी को ख़त्म करने की आवाज़ उठाई है। अगर इससे कोई भी बंदा मुझे किसी भी पार्टी, किसी भी ज़ात, किसी भी एरिया से जोड़े, तो ये उसकी बदबख्ती है। उसको समझ में ये नहीं आ रहा कि डॉक्टर हक की बात कर रहा है। हक और बातिल इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं जब बातिल की बात करूँगा तो मुझे बताएं कि मैंने आज 3 साल में अवाम के लिए या 5 साल में कौन से बातिल के साथ हाथ मिलाया, मैंने क्या गलत किया? किसी को किसी तबके के ज़ात के साथ जोड़ना, किसी को किसी पार्टी के साथ जोड़ना, ये उन्हीं काले लोगों की बात है जिनके दिल काले हैं और अल्लाह ने उन कालों के दिल पे मोहर लगा दी है। वो हमेशा दूसरों को बोलते रहते हैं, लेकिन जब पेंची का इलेक्शन आता है तो वो खुद लड़ने के लिए तैयार होते हैं। प्रोपेगेंडा दूसरे के लिए करते हैं। पेंची का इलेक्शन होता है, खुद लड़ते हैं। डीडीसी का इलेक्शन होता है, खुद लड़ते हैं। बीडीसी का इलेक्शन होता है, खुद लड़ते हैं। तब उनको वो जमातें, वो पार्टियां, वो एजेंसियां, वो सारी चीजें याद नहीं आती है। जब 370-35 की बात तब याद नहीं आती है कि दोनों तरफ जो है डुगडुगी बजाते हैं वो लोग जो सिर्फ चंद सिक्कों के गुलाम हैं और उनकी जहन सिर्फ और सिर्फ तबकाती जंग के अंदर में मिले हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट, नफरत के एजेंट हैं। वो दूसरों को दूसरों के एजेंट बताने वाले। ये वक्त फैसला करेगा कौन किसका एजेंट है और कौन किस पार्टी से है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में इनको ये पता चल जाएगा कि जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, जब वो ब्लेम से साफ होकर सामने आता है तो उसका रोल लोगों को पता चल जाता है। लोगों किसका किरदार क्या है ये लोगों को मालूम है। इनकी बातों पे मुझे नहीं लगता है कि अब लोग जाने वाले। जैसे आपने देखा कि तबकाती जंग से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जंजीरें
टूट रही हैं और अल्लाह ने चाहा तो आगे जंजीरें और टूटेंगी। इसी तरह आज कोई एक जमात है जो उसमें आदमी नहीं हो तो सब की सब जमातों वालों के ऊपर टैग लग जाता है। जो इस डीडीसी इलेक्शन में आप देखें जितने लोग इलेक्शन जिन्होंने कंटेस्ट किए किसके ऊपर नहीं, जो किस जमात का जो है टैग लगा। तो परवाह जमात के टैगों की नहीं है, दिल के अंदर में ईमान होना चाहिए, दिल के अंदर नीयत साफ होनी चाहिए और जज्बात वो होने चाहिए जो अपने अवाम के हक के लिए हों, जो नौजवानों के हक के लिए हों। मैं नौजवानों की लड़ाई लड़ने आया हूं, ना कि अपनी लड़ाई लड़ने आया। मैं नौजवानों को राह दिखाने की बात करने आया हूं, ना कि कुछ खरीदने के लिए बेचने के लिए आया। मुझे नहीं लगता कि मेंढर के जैसे हालात में मैं अपना सब कुछ जो छोड़ के यहाँ आया हूँ वो इसलिए नहीं आया कि मैंने तबकाती जंग में जाना है, मैंने इसलिए नहीं आया कि मैंने ठेके कर रहे हैं। हाँ, मुझे दुश्वारियां जरूर आई होंगी, लेकिन हार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हाथ में, इंसान के हाथ में हार नहीं है। और मैं ये चीज़ आपके इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हमने हक की जंग शुरू की थी, हक की जंग के ऊपर मौजूद है और जब तक खून का आखिरी कतरा भी मेरी रग के अंदर रहेगा, मैं अपने नौजवानों की आवाज़, अपने एरिया की आवाज़, अपने नौजवान साथियों को अवेयर करने की आवाज़ उठाता रहूँगा। और इसके लिए इंशाअल्लाह तबारिक व तआला मुझे आने वाली कोई भी दुश्मन ताकतें, कोई भी तबकाती जंग करने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग इंशाअल्लाह ना रोक सकेंगे और ना ही रोक पाएंगे। सर, इसके बीच में एक और सवाल जो है मेरे जहन में आया है और काफ़ी हमने सुना भी है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, आप एक यूथ के एक मतलब कि आइकन है काफ़ी यूथ, क्योंकि 2012 से आप जो है एज ए सोशल एक्टिविस्ट सोशल वर्क कर रहे हैं। किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, वो सब रजिस्टर्ड है, सब लोगों को पता है। 2018 में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए मीन्स कि आप ग्राउंड लेवल पे आ गए और इस बीच काफ़ी चर्चा का विषय बन गया जी के कुछ लोग चाहते हैं कि डॉक्टर शहजाद मलिक को पॉलिटिकली जो है वो मैदान में आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए और इस तरीके को लेके काफ़ी लोगों में सस्पेंस है। तो सर, हम क्या उम्मीद रखें कि आने वाले कमिंग जो इलेक्शंस हैं, तो क्या आप क्या अनाउंस करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि हम उम्मीद रखें कि उसमें जो है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे? सर नहीं, ये तो मैंने कहा ना, मैंने आवाज़ उठानी है, आवाज़ हक की उठाता आया हूँ। मैंने 2018 से लेकर अभी तक जो आवाज़ उठाई है उसमें चेंजिंग ज़रूर आई है। अब कोई प्रोपोगंडा करे किसी पार्टी का, कोई प्रोपोगंडा करे किसी एजेंसी का, कोई प्रोपोगंडा करे कि डॉक्टर चला गया है अब, या कोई प्रोपोगंडा करे, आप ये बताएं, इस तरीके की बातें सुनने को मैं वही कह रहा हूं। तो मैं ये आवाम को इंशाअल्लाह क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आवाम के दिल में मेरे लिए मोहब्बत होगी और नौजवान ये चाहेगा कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस पुरानी ज़ातों की जंजीरों को तोड़कर डेवलपमेंट की बात करें, साफ मुद्दों की बात करें, कामों की बात करो, तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला ना डॉक्टर कल पीछे हटा था, ना आज हटा और ना मरते दम तक हटेगा। कमिंग जो असेंबली इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह उसके अंदर हम अपनी हक की इसी आवाज़ को लेकर फिर लोगों के पास मौजूद होंगे। लोगों की आवाज़ को मेंढर से लेकर गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक हक मुद्दों की बात रही, जब तक नौजवान उसके अंदर रोल अदा नहीं करेगा, नौजवान इन लोगों का शिकार बनता रहेगा। चाहे वो मेरी ज़ात के ऊपर सवाल उठाए, चाहे वो मेरी किसी पार्टी के नाम पे उठाए, चाहे मेरी किसी फैमिली की किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाए, हक हक होता है और सच सच होता है। हक भी सामने आता है, किरदार भी सामने आता है। मुझे लगता है कि ये जो काले चेहरे वाले काले लोग थे, ये बेनिकाब हो चुके हैं लोगों के सामने। इनका नकाब उतार दिया है लोगों ने। इनके दिल में कुछ, जुबान में कुछ और दिमाग में कुछ था। खुदा की कसम, लोगों ने इनको सबके सामने ला के रखा है कि तुम कमरे के अंदर अलग बात करने वाले लोग हो, स्टेज के ऊपर अलग बात करने वाले लोग हो, कान के अंदर अलग बात करने वाले लोग हो। इसलिए लोगों को सब समझ में आ गया है कि हमारी कोई ज़ात नहीं है, हमारी एक ही ज़ात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब आप इंसानियत की बात करेंगे तो हमारा कोई सामने एक ही प्लेटफॉर्म है, वो मजहब है इंसानियत। पहले इंसानियत, फिर मसलक, फिर मजहब। लेकिन जब आप इख्तिदार की या लोगों की बात करेंगे तो वहां आपके लिए जो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो किसी एक ज़ात, एक तबके या एक जगह के लिए रहमतुल आलमीन नहीं है, वो तमाम कायनात के लिए रहमतुल आलमीन। और रब्बुल आलमीन वो भी तमाम कायनात का रब है, ना कि किसी एक तबके का, ना तो एक किसी ज़ात का, ना तो किसी मज़हब का। मेरा कहने का मकसद है कि जब भी इंसान हक की बात करने पे आए तो उस हक की बात के ऊपर ज़ात, मज़हब और एरिया और तबका देख कर ना करे, बल्कि हक का साथ दे। और जो मेंढर के अंदर कमियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, चाहे नौजवानों के लिए पढ़ाई का मामला हो उसमें हो, चाहे नौजवानों की कोचिंग के लिए हो, चाहे नौजवानों के खेल कूद के लिए हो, चाहे नौजवानों की भर्तियों के लिए हो, चाहे नौजवानों की जो इस वक्त बेरोजगारी चल रही है उसके लिए हो, मुझे नहीं लगता है कि हमने कभी दिल से इन नौजवानों के मुद्दों को गवर्नमेंट के सामने रखा हो। हमने कभी ईमान से ये चाहा हो कि मेरा पड़ोसी भी जो है नौकरी लग जाए। कभी ये ईमान से हमने सोचा हो कि मेंढर का कोई KPS है वो बन जाए, या KS बन जाए, या IAS बन जाए। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वैसे लोगों को कि जिन्होंने इनके इस पुराने तख्त व ताज को बदल डाला और आने वाली वक्त के लिए एक ऐसी रोशनी की किरण दिखाई है लोगों को कि मुझे लगता है कि अब बदलाव आएगा ज़रूर। डॉक्टर साहब, अब आखिर में मेंढर की आवाम के लिए क्या एक संदेश, क्या मैसेज रहेगा? मेंढर की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तबकाती जंग के ख़िलाफ़, ज़ात की जंग के ख़िलाफ़, एरिया की जंग के ख़िलाफ़ एक कदम जो उठाया है उसके मुबारक के मुस्तहिक हैं आप। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा नौजवान साथियों से, जो मेरे नौजवान साथी हैं, कि वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और वो एक रोल अदा करें सोसाइटी में लोगों को अवेयर करने के लिए। और इसी तरह जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा आपने 50 साल के अंदर में डेवलपमेंट के नाम पर और ज़ात के नाम पर सारी चीज़ें देख ली हैं। अल्लाह आपको यहाँ पे भी अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा। अल्लाह अपना एक ऐसा रोल अदा करके जाएं कि जिससे एक खूबसूरत मेंढर और एक अच्छा मेंढर और एक अच्छा डेवलप मेंढर लोगों के लिए बन के आए, ताकि कल हम में से कोई मर भी जाता है तो उसको सवाब की नीयत से लोग याद करते रहें और सवाब पहुंचाते रहें। कहने का मकसद ज़िंदगी का पता नहीं है। मैं नौजवान साथियों से भी और बुज़ुर्गों से भी कहना चाहूँगा कि मेरी बातें आज कुछ को अच्छी हो सकता है ना लगें, लेकिन 2.5 साल पहले भी मैंने इन जंजीरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और आज फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अगर अपने एरिया की और अपने लोगों की फलाह व बहबूदी चाहते हैं तो अल्लाह रा हक का साथ दें। हक और किरदार के बिना, इंसाफ करने वाले के बिना जालिम के पीछे ना चलें। अगर मैं जुल्म करता हूं तो मेरे साथ मत चलें, और अगर मैं जालिम नहीं हूं तो फिर मुझे तबके और ज़ात तक रोक कर जो मेरे जज्बात हैं, जो मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, उसको ना रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक साहब, जिन्होंने साफ अरफों में जो है वो पूरी डिटेल में जो है बात की, क्योंकि हमने कोशिश करी कि इनके साथ जो है एक इनसे टाइम लिया जाए ताकि मेंढर की आवाम के जो मसाइल हैं, किस तरीके के इस समय जो हालात बने हुए हैं, और सबसे मेन बात जो इन्होंने क्लियर कट जो जिस बात पे ये जिस चीज़ को लेके ये मैदान में आए थे और आज उसी चीज़ को लेके ये स्टैंड बाय हैं कि जो जात पात की जो ये राजनीति है इसको जड़ उखाड़ के जो है वो फेंकना, और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि DDC इलेक्शन में ये सब देखने को मिला है और आने वाले टाइम में भी जो है इससे भी बढ़ के जो है लोग बदलाव लाएंगे। और साथ में इन्होंने ये हमारे चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दिया है कि डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक आने वाले जो कमिंग असेंबली इलेक्शंस हैं, अगर आवाम इनको चाहेगी, जिस तरीके से इनका जो मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट को लेकर, ये मैदान में ज़रूर उतरेंगे। और आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी, और हम जल्द ही किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।